आने का वक्त नहीं, एक दूसरे का हौसला बढ़ाने का वक्त है। अरे ऐसे क्या देख रहा है? तू काम पे जाएगा, मैं नहीं जाऊंगा, नाक नहीं कट जाएगी मेरी। चलो। मास्क। हाँ, मास्क मास्क मास्क। अरे नाक तो ढक लो। हाँ हाँ। कोरोना वायरस से हमें लड़ाई जारी रखनी पड़ेगी, पर उससे डर कर नहीं, पूरी सावधानी के साथ डट कर चलिए। रुकी जिंदगी को आगे बढ़ाएं, देश को आत्मनिर्भर बनाएं। जय हिंद। नमस्कार, चर्चा में आपका स्वागत है। मैं हूं विकास सिंह। नए कृषि कानून को लेकर किसानों की समस्याओं का समाधान करने के लिए केंद्र सरकार लगातार प्रयास कर रही है। किसानों और सरकार के बीच 6 दौर की बातचीत हो चुकी है। सरकार ने किसानों को लिखित प्रस्ताव भी दिया है। सरकार का कहना है कि किसानों का हित उसके लिए सर्वोपरि है। आने वाले दिनों में कृषि क्षेत्र का विकास किस तरीके से होगा, किस तरीके से उसमें सुधार होंगे, क्या कुछ बदलाव होने चाहिए, साथ ही नए कृषि कानून से क्या कुछ बदलाव आएगा, इन सब विषयों पर आज हम चर्चा करेंगे। चर्चा में हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। सबसे पहले उनका हम आपसे परिचय करा देते हैं। हमारे साथ हैं सिद्धार्थ कलहंस जी, वरिष्ठ पत्रकार, और डॉक्टर रईस सिंह जी, जाने माने अर्थशास्त्री। आप दोनों लोगों का चर्चा में स्वागत है। सबसे पहले रईस सिंह जी, किस तरीके से देखते हैं किसानों को एक बदलाव की ज़रूरत है? जब से नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनी है, लगातार किसानों के हित में काम किए जा रहे हैं, और एक लंबे अरसे के बाद कृषि सुधार कानून आया, जिसको लेकर जो कुछ समस्याएं हैं वो अपनी जगह हैं, लेकिन ज़रूरतें क्या थी, समय की ज़रूरत क्या कहती है कि हमें आगे बढ़ना है, उस दिशा में आप किस तरीके देखते हैं? देखिए विकास जी, जब भी कोई व्यवस्था आती है और लोकप्रिय लीडर अगर सत्ता में आता है, तो स्वाभाविक सी बात है वो उन सभी लोगों की अपेक्षाओं का, आकांक्षाओं का, ज़रूरतों का प्रतिनिधित्व करता है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो पिछली सरकार बनी, तब से लेकर आप तक देखिए, ग्रामीण परिवेश, ग्रामीण जनता, गरीब और कृषक, इनके लिए बहुत सारे विषयों पर कानून बने या कार्य किए गए, जिससे एक आपको डायनामिक चेंज भी दिखता होगा। जहाँ तक इन कानूनों की बात है, ये जो 3 कानून हैं, तो इन कानूनों में एक सीधा सा सरल सा जो समझने वाली चीज़ है, एक कि भाई APMC जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी, यानी जिसको मंडी कहते हैं, उससे बाहर बेचने के लिए किसान को एक सुविधा मिल गई। दूसरा, अगर आप देखें, जो दूसरा कानून है उसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की है, और तीसरा कानून है कि असाधारण परिस्थितियों को अगर छोड़ दिया जाए तो कुछ चीज़ों को नियंत्रण से मुक्त कर दिया गया। तो यहाँ पर कहीं पर कोई किसी चीज में आप ये नहीं पाएंगे वो कृषक को हमारे कहीं पर बाउंड करती है, आप ऐसा करो, बल्कि वो कृषक को स्वतंत्र करती है। आपके पास दोनों ऑप्शन है कि आप अपना प्रोड्यूस मंडी में बेचना चाहते हैं कि आप अपना प्रोड्यूस मंडी से बाहर बेचना चाहते हैं। अब आप देखिए, यहाँ पर बड़ी मजेदार बात है, जब आप मंडी में बेचते हैं, जैसे आप सोचिए पंजाब की मंडी में 30,000 लोग मंडी प्रतिनिधि या बिचौलिया एजेंट्स हैं, आप बिना उनकी सहमति के, बिना उनके, उससे आप बेच ही नहीं सकते। तो किसान को उसको जो एजेंट का जो शुल्क है वो देना पड़ रहा। जो जाहिर सी बात, जब वो शुल्क देगा, कहाँ से देगा? अपनी कमाई से देगा ना, वो स्वतंत्र है नहीं कहीं पर बेचे। दूसरी चीज आप देखिए, बड़ा एक मंडी शुल्क लगता है, उसको देता है, तो 6% प्लस 2% या 2.5% के आसपास वो शुल्क देने के बाद अपना बेच पाता है। तो आप जब मुक्त किए जाएंगे, तो जो चीज आपकी 100 रुपए आपको मिलने थे, अब आपको 110 रुपए मिलेंगे। नंबर 1। नंबर 2, आपके पास चॉइस है, आप कहीं पर बेचें, आप स्वतंत्र हैं। तो प्रथम दृष्टया, इसके अन्य चीजें हैं और डायमेंशन, प्रथम दृष्टया ये किसान को स्वतंत्रता प्रदान करता है और उसको कहीं पर से कोई बाउंड नहीं करता है। अगर दूसरी चीज में आप देखें, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, हमारा जो किसान है, अभी जो पिछली रिपोर्ट आई थी उसमें आप देखें, नियर अबाउट 86% किसान जो हमारे हैं वो सीमांत किसान हैं। वो बेचारे वहाँ मंडी तक पहुँच ही नहीं पाते, या छोटा सा लघु उत्पादन अगर वो करते हैं और वो मंडी में बेचते हैं तो उन्हें बहुत
इस तरह के कमीशन या देने पड़ जाते हैं। अब वो उनको ट्रांसपोर्टेशन का अलग परेशानी होती है, किसानों को, छोटे जो किसान हैं उनको बड़ी दिक्कत होती है। उनके लिए आप देखिए नियर टू होम जो है ये सुविधा उपलब्ध हो जाएगी कि वो खरीदे जाएंगे। जिस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पे सवाल उठाए जा रहे हैं विपक्ष के द्वारा, वो भी अगर आप देखें किसान अभी उनको बताने की जरूरत है कि इसका ये फायदा है, क्योंकि हमारे यहाँ क्या है, जितना उत्पादन होता है उसका प्रिक्योरमेंट, अभी सिद्धार्थ जी इस पर बहुत काम किए हैं, बताएंगे, प्रिक्योरमेंट हमारे यहाँ नहीं हो पाता। तो जब प्रिक्योर नहीं होता है तो बहुत सारा उत्पादन जो है वो नष्ट हो जाता है। अब इसके आने से एक प्रिक्योरमेंट चेन शुरू होगी, नंबर 2 एक इंफ्रास्ट्रक्चर की चेन शुरू होगी, नंबर 3 शहरों से कनेक्टिविटी अच्छी शुरू होगी, नंबर 4 इसमें आपको फाइनेंशियल सपोर्ट मिल जाएगा, यानी जितना आप आज उत्पादित कर सकते हो उससे ज्यादा आप उत्पादन करेंगे, वो भी आपका स्वैच्छिक है। उसमें भी आपको कहीं लैंड गिरवी रखने का वो प्रावधान नहीं है, उसको रिस्ट्रिक्ट किया गया, केवल फसल का आप जो है कॉन्ट्रैक्ट। इन सब चीजों को लेकर सरकार कह रही है कि जो भ्रम की स्थिति है उस कानूनों में इन सब बातों पर कोई बात नहीं है। आप देखिए इसमें उन्हें स्वतंत्रता दी गई है, चॉइस उनके अपने मनपसंद की दी गई है कि अपने हितों के अनुसार अगर वो अपना सौदा करें, अपनी फसल को बेच सके बाजार में, उनके लिए ज्यादा बेहतर होगा। सिद्धार्थ जी, किस तरीके से देखते हैं, एक लंबे अरसे के बाद कृषि में कानून लाए गए, सुधार कानून, तो आप किस तरीके से देखते हैं किसानों की अगर व्यथा देखी जाए तो एक लंबे अरसे तक किसान परेशान रहा। अगर उत्तर प्रदेश की ही बात करें, बुंदेलखंड का किसान हो या अन्य किसान हो, गन्ना किसान हो या पूरब का किसान हो, उसको एक छोटे किसान को अपनी उपज का अच्छा मूल्य मिल जाए, मंडी में बिचौलियों से मुक्ति मिल जाए, आप उसे किस दिशा में देखते हैं कि ये कदम उसके लिए, उसके जीवन के लिए कितना जरूरी होता है? देखिए, अच्छा मूल्य मिल जाए किसान को, इसके लिए तो जरूरी है कि और एक और बड़ी चीज होती है कि इस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के अंतर्गत अगर फसल उसकी उपज बर्बाद हो जाती है किन्हीं कारणों, मौसम के कारण, तो उसका नुकसान किसान को भी नहीं होगा, वो जो कॉन्ट्रैक्ट करेगा कॉन्ट्रैक्टर का आएगा। देखिए, हमसे आज से लेके पहले की सरकारों के जो आंकड़े हैं हमारे सामने, वो यही बताते हैं कि 6% फसल MSP पे खरीद हो पाती है। तो जाहिर सी बात है कि ऐसी विसंगति पहले से चली आ रही है और बाकी का हिस्सा बाजार के हवाले। अब बाजार के हवाले है तो ये तो संभव नहीं है कि भारत में रातों रात 100% किसान का उपज वो MSP पर सरकार खरीद डाले, ये एक दिन में संभव नहीं है। तो संभव क्या हो सकता है? संभव ये हो सकता है कि खुले बाजार में प्रतिस्पर्धात्मक रेट मिले और खुले बाजार में एक ओपन, ट्रांसपेरेंट ओपन स्पेस रहे जहां पर कि किसान की उपज की सही खरीद हो सके। इसके लिए जरूरी यह है कि एकाधिकार टूटे, इसके लिए जरूरी यह है कि करों की विसंगतियां समाप्त हों, इसके लिए जरूरी यह है कि किसानों के ऊपर जो तमाम तरह के रिस्ट्रिक्शंस हैं वो समाप्त हों। तो अब ये तो बात रही अपने इस कानून की बात, जिसको लेकर किसानों के बीच में कुछ मुद्दों पर असंतोष है। ये अच्छी बात है कि आज जो छठे दौर की बातचीत के बाद जो है आज जो प्रस्ताव सरकार की तरफ से आया है, लिखित प्रस्ताव आया तो है, इससे मेरा मानना है कि एक बातचीत का रास्ता खुला है। सरकार लगातार कह रही है उसकी मंशा है किसानों की कोई भी समस्या, कोई भी भ्रम हो उसको दूर किया जाए। आज जो 4-5 चीजों पर स्थिति साफ करते हुए कहा है, 1 MSP जारी रहेगी, MSP के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं। 2 जो ये कहा जा रहा है कि किसान अदालत नहीं जा सकेगा, किसानों को अदालत जाने का वो है अगर किसी भी तरह की, जो अभी आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात कर रहे थे, तो किसानों को अदालत भी जाने की छूट है। तीसरा उसमें ये बात कही कि फास्ट ट्रैक अदालतों का गठन होगा, क्योंकि हमारे यहाँ का न्याय व्यवस्था आप जानते हैं, उसमें फास्ट ट्रैक अदालतों के गठन पर विचार होगा। यानी कि अगर कोई किसान ठेका खेती से, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से असंतुष्ट होता है, कॉन्ट्रैक्टर से उसे किसी भी तरह के विवाद की स्थिति पैदा होती है, तो वो अदालत में जाता है, उसके मामले का निपटारा जल्द से जल्द हो, इसके लिए फास्ट ट्रैक का गठन। तो आज जो बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ है, आज जो प्रस्ताव गया है, मुझे लगता है कि जब भी कोई डायलॉग की शुरुआत होती है तो डायलॉग की शुरुआत ऐसे ही होती है। और अब किसानों की तरफ से भी और इसमें सुझाव या संशोधन या कुछ और मांग की जाएगी, जिन मांगों पर सरकार विचार करेगी। लेकिन इतना मेरा कहना है कि ये जो बाजार में दूसरों बाहर के या निजी क्षेत्र की जो आमद है, ये नई नहीं है।
उत्तर प्रदेश में इससे पहले इसका सफल प्रयोग हो चुका है, बाद में कुछ कारणों के वश पिछली सरकार कुछ ने और राज्यों में इसको भी इसका प्रयोग हो हुआ चुका है। और राज्यों में तो बहुत और भी पहले से चल रहा है और लगातार चल रहा है। हमारे यहाँ कुछ समय से बंद हुआ था। जी। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात है, आज से 14 साल पहले इसकी शुरुआत हो चुकी थी और वही पंजाब, जिस पंजाब के सबसे ज़्यादा किसान आज आंदोलन में हैं, उसी पंजाब से इसकी शुरुआत हुई थी। उत्तर प्रदेश में इसकी शुरुआत हुई थी, मध्य प्रदेश में इसकी शुरुआत हुई थी। और जैसा अभी डॉक्टर रहीस सिंह ने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में दोनों पक्षों को यह अधिकार है कि आप जब चाहें तो आप अपने रास्ते जा सकते हैं। बिल्कुल। आपने अगर अपना खेत अमुक चीज़ की उपज के लिए किसी के साथ अनुबंध के आधार पर स्वयं खेती या उसको खेती करने का अधिकार दिया है, तो जिस दिन आप चाहें कि अब हमें नहीं करना है आपके साथ, उस दिन आप अपने आप को विड्रॉ कर सकते हैं। बिल्कुल। और कहीं से उसकी जमीन या उसके जो है कह रहे हैं वो अब कहीं से बंधुआ नहीं रहेगा, जिस तरीके से भ्रम फैलाए जा रहे थे कि किसान बंधुआ बन के रह जाएगा। अभी इससे पहले देखिए, इस कानून में की एक बात समझना जरूरी है। इससे पहले जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का प्रयोग किया गया, उस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में कुछ दिन पहले गुजरात का एक मामला सामने आया था, उससे पहले पंजाब का भी एक मामला सामने आया था। उन मामलों में किसानों को लंबी अदालती लड़ाई लड़नी पड़ी। तो लंबी अदालती लड़ाई लड़नी पड़ी और किसानों को कोई तकलीफ ना हो, इसके लिए यह सिस्टम किया गया कि जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है वो इस मामले का निपटान कर दे। बिल्कुल, त्वरित मामलों का और निपटान अगर होगा। अब आंदोलनरत किसानों ने ये कहा कि इस व्यवस्था से किसानों के सामने अदालत जाने का रास्ता बंद हो जाएगा, तो आज का प्रस्ताव जो है वो ये कहता है कि आपके पास अदालत जाने का रास्ता खुला हुआ है। और भारत के कानून में किसी के पास भी, बिल्कुल, हम और आप अगर मिलकर एक समझौते के टेबल पर किसी बात को या किसी पंचायत में अगर हम आप किसी मामले का हल निकलता है और हम उससे असंतुष्ट होते हैं, तो हमारे पास न्यायालय जाने का अधिकार हमेशा रहेगा। और न्यायालय जाने की स्थिति में इन सब चीजों पर आगे बातचीत जारी है। न्यायालय जाने की एक बात और मैं कह दूं, न्यायालय जाने की स्थिति में भी कैसे त्वरित न्याय हो जाए, इसके लिए फास्ट ट्रैक अदालत का भी आज रास्ता खोला गया है। बिल्कुल बिल्कुल, इन सब रास्तों को अभी आगे देखना होगा। हम लोग अपनी चर्चा को जारी रखेंगे, लेकिन अभी हमें लेना होगा एक छोटा सा विराम। विराम के बाद जल्द ही लौटते हैं। PSB अलायंस लाया है खुशियाँ आपके घर। कभी आया है डिमांड ड्राफ्ट के रूप में, कभी अकाउंट स्टेटमेंट बनकर। सरकारी बैंक आई है आपके घर खुशियाँ लेकर। चाहे चेक बुक, कैश विड्रॉवल या जीवन प्रमाण सर्टिफिकेट की बात हो, PSB डोर स्टेप बैंकिंग करे आपकी जरूरत पूरी। अब बैंक का कोई भी हो काम, आप करो आराम। बस कॉल करें या वेबसाइट पर लॉगिन करें या फिर मोबाइल ऐप डाउनलोड करें और PSB डोर स्टेप बैंकिंग द्वारा सरकारी बैंक आएंगे आपके द्वार। कहाँ? कैश विड्रॉ करने और हाँ, जीवन प्रमाण सर्टिफिकेट लेने। क्यों जोखिम उठा रहे हैं? अब बैंक आएगा आपके पास। तुम ठीक तो हो ना? डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लूं? अपॉइंटमेंट आपका हो चुका है बैंक के साथ। बस कॉल करें या वेबसाइट पर लॉगिन करें या फिर मोबाइल ऐप डाउनलोड करें और PSB डोर स्टेप बैंकिंग द्वारा सरकारी बैंक आएंगे आपके द्वार। अब बैंक का कोई भी हो काम, आप करो आराम। भैया, मुझे इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन मिल गया। वाओ, दैट्स ग्रेट। अब आप जल्दी से आ जाओ, डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है फीस के लिए। समझो, मैं आ गया। एक मिनट। कैसे भैया? डोर स्टेप बैंकिंग से। बस कॉल करें या वेबसाइट पर लॉगिन करें या फिर मोबाइल ऐप डाउनलोड करें और PSB डोर स्टेप बैंकिंग द्वारा सरकारी बैंक आएंगे आपके द्वार। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से किस तरीके से किसानों को लाभ होगा? डॉक्टर रईस जी, एक आम किसान, साधारण किसान, सीमांत किसान अगर कोई उपज चाहता है कि वो कहीं बाहर बेचे, अपने क्षेत्र आसपास को छोड़कर अगर बाहर बेचना चाहता है, या वो फसल ही कोई और लगाना चाहता है, कॉमर्शियल क्रॉप लगाना चाहता है, औषधीय खेती करना चाहता है, तो किस तरीके से कारगर होगी आज के दौर में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, किस तरीके से लाभकारी होगी उसके लिए? देखिए विकास जी, सीधी सी एक बात है, जब कोई सीमांत किसान होता है तो उसकी आय मिनिमम होती है
उसकी परचेजिंग कैपेसिटी मिनिमम होती है। तो ऐसी स्थिति में वो ना ही अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर पाता है, ना ही उसे मृदा संरक्षण से लेकर मृदा की जानकारी होती है, ना ही वो अच्छे बीज यूज़ कर पाता है, उसके पास निवेश की क्षमता नहीं है। अगर ऐसे में एक विकल्प हमको, क्योंकि कंपल्सन नहीं है, एक विकल्प अगर हमको कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का मिलता है, ये ठीक वैसा ही है जैसे आज हम पीपीपी मोड पर हर डेवलपमेंट की आधारशिला रख रहे हैं, चाहे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हो, रेल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, एविएशन हो, मेडिकल हो, एजुकेशन हो, ठीक वही मॉडल लगभग यहाँ पर ये है। तो किसान और एक कॉन्ट्रैक्ट जो भी एजेंसी होगी उसके बीच एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, और वो किसान के नंबर 1 देखिए जो कैपिटल है, नंबर 2 अपग्रेडेड बीज, नंबर 3 उसमें टेक्नोलॉजी का यूज, और नंबर 4 उसकी उस मार्केट तक रीच जहां तक वो किसान सामान्य स्थिति में पहुंच ही नहीं सकता है, वो सुनिश्चित कराएगी। यानी किसान के पास एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी होगी जिसमें वो अब विश्व की बाजार के साथ भी यहीं पर बैठ करके प्रतियोगिता कर सकता है, क्योंकि उन एजेंसीज के पास फैसिलिटेशन की सुविधा होगी, उन एजेंसीज के पास मार्केट ऐसी एजेंसीज होंगी जो पूरे चेन को जो है कहीं ना कहीं से उस पर नियंत्रण रखती होंगी या उनका एक हिस्सा होंगी। तो आज जब खुले बाजार की प्रतियोगिता चल रही है तो उस स्थिति में हमें अपने किसान को भी कम से कम अकेले नहीं तो सामूहिक रूप से या किसी के साथ मिलकर कंपटीटर बनाना पड़ेगा, तभी वो दुनिया के बाजार को समझ पाएगा या उससे वो लाभ कृषि को विकसित और करना पड़ेगा। उसके लिए तो ये सब चीजें काफी उससे दूरगामी परिणाम और देंगे। एक जो अभी जैसा सिद्धार्थ जी भी बता चुके हैं, एक और मैं छोटी सी बात कहना चाहूंगा यहाँ पर कि आप उस सरकार से जो आपको प्रधानमंत्री किसान निधि का पैसा दे रहा है, अभी जैसे यूपी के किसानों को ही 2 करोड़ 14 लाख, 6 का कुछ है गड़बड़ नहीं, 2 करोड़ 20 लाख को पैसा मिलने जा रहा है। नंबर 2, अपने उत्तर प्रदेश में ही देख लो, माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने मंडी शुल्क घटा दिया, 2% था 1% कर दिया। किसको लाभ मिला? किसान को मिला। उसके ऋण माफ किए जा रहे हैं, किसको लाभ मिल रहा है? किसान को। ऐसी बीमा योजनाएं लाई जा रही हैं जिससे लाभ हो। तो ऐसी सरकारें या ऐसे मार्गदर्शन में किसानों का कोई अहित हो, ये तो सोचना ही नहीं चाहिए। हाँ, शुरू में जब भी कोई इस तरह की प्रतियोगिता आती है और जिसको उस चीज का नॉलेज नहीं होता है, उसको जब सच नहीं बताया जाता तो भ्रम होना स्वाभाविक है, भय होना भी स्वाभाविक है। लेकिन जब सत्य इस तरह से सामने आएगा कि ये सच है तो वो अपने आत्मविश्वास को बढ़ा हुआ महसूस। सिद्धार्थ जी, एक मैं आपको बता दूं, अभी आपने लघु और सीमांत किसानों की बात की। लघु और सीमांत बहुत आसान शब्दों में, लघु और सीमांत किसानों के सामने 2-3 विकल्प रहते हैं। एक, चूंकि खेती उसकी छोटी है, वो अपने लिए अनाज उगाए, खुद खाए और उसके हाथ में कोई नकदी की व्यवस्था ना रहे या बहुत मामूली नकदी हो। दूसरा कि अगर वो उसमें कोई लाभदायक फसल उगाने का काम करे तो उसके पास जोत बहुत छोटी है। अगर वो उस छोटी सी जोत में सोयाबीन या कीवी या कोई ऐसा मशरूम या कुछ भी उगाता है तो उस छोटी जोत में छोटी पैदावार होने के बाद उसके सामने उसको बेचने की समस्या और उसमें लगने वाली लागत की समस्या, नहीं इनपुट कास्ट भी नहीं होती, इनपुट कास्ट नहीं होती है। ठेका खेती होने की दशा में क्या होता है कि अगर आसपास 10 इस तरह के सीमांत किसान होते हैं और उन 10 किसानों की खेती अगर एक सिस्टम के तहत आ जाती है और उसमें एक लाभदायक फसल उगानी शुरू होती है और उसका जो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन होता है या उस अनुबंध के तहत उसको जो तय पैसा होता है वो तय पैसा उसको मिल जाता है, तो इसमें उसकी स्थिति लाभदायक होती है सीमांत किसान और लघु किसान। बिल्कुल, बहुत ही बेहतर तरीके से आपने बताया। एक सवाल आपसे और था कि हम अपने देश की अगर बात करते हैं तो 20% लोग सेवा क्षेत्र में हैं, जब जो जीडीपी का 60% हिस्सा है, और कृषि क्षेत्र में 50% लोग काम करते हैं जो जीडीपी का मात्र 16% है। तो कितना जरूरी होता है कि कृषि में डेवलपमेंट में बढ़ाना? विकास जी, मेरा मानना है, देखिए लोकतंत्र है, लोकतंत्र में आंदोलन का अधिकार सबको है और करना भी चाहिए। लेकिन प्रश्न यह है कि क्या सभी राजनीति में, किसी एक की बात नहीं कर रहा हूँ, क्या वो और जो किसानों की अगुवाई कर रहे हैं क्या वो किसानों की समस्या का दीर्घकालिक हल निकालने की तरफ सोच रहे हैं? नहीं सोच रहे हैं ऐसा, क्योंकि किसानों की समस्या ये वैसे ही है कि जैसे बच्चे ने कहा कि चांद चाहिए, आपने कागज पे चांद बना के दे दिया और चांद लेके खुश हो गया, तो आप कह दें कि साहब हाँ आज से तय हो गया, अब एमएसपी पे ही मिलेगा। आप एमएसपी भी दे दें, आप कैसे ये सुनिश्चित करोगे
कि हरित क्रांति के बाद हरित क्रांति की ज़रूरत थी हमारे यहाँ, जब हमारे पास खाने को नहीं होता था। आज हम अगर उसी पैटर्न पे चल रहे हैं, खेती वहीं कर रहे हैं, हम गेहूं धान पैदा कर रहे हैं, हमारे पास नकदी के नाम पे गन्ना ही है, और जब ज़्यादा हो जाता है तो चीनी मिलों पे दबाव हो जाता है, चीनी के दाम गिर जाते हैं, तो वो गन्ने का भुगतान नहीं कर पाती हैं। तो हमको आखिर उससे निकलना होगा। जरूर सरकार पर दबाव बनाना चाहिए, सरकार पर दबाव बनाना चाहिए कि कृषि विविधीकरण कैसे हो, किसान को कि क्रॉप पैटर्न कैसे बदले, किसान कैसे अब ज्यादा उपज ले सके, इस बात का दबाव होना चाहिए। ये जो छोटे इस तरह के इश्यूज हैं, जिन इश्यूज पर आप लंबी लड़ाई छेड़ देते हैं, तो उसमें आप किसानों के वास्तविक समस्या और उनके दीर्घकालिक हल से अपने मुंह को मोड़ते हैं, या शुतुरमुर्ग की तरह आप अपना सर गाड़ लेते हैं। तो ये बड़ी समस्या है। इस पर वाकई में एक रणनीति बनाकर सरकार से भी बातचीत करनी चाहिए। अगर जरूरत पड़े तो आपको अपनी समस्याओं को उठाना चाहिए, लेकिन दीर्घकालिक हल निकालना होगा। आप गेहूं धान पैदा करेंगे और गेहूं धान की कीमत दीर्घकालीन नीतियों की जरूरत है। रईस जी, किस तरीके से देखते हैं कृषि क्षेत्र में निवेश की कितनी बड़ी अभी संभावनाएं हैं, और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी, ढेर सारे लोग आएंगे, तो यहाँ पर प्रोडक्शन ज्यादा होने की उम्मीद है आने वाले समय में? विकास जी, हमारे यहाँ जो मोटे मोटे तौर पर जो अध्ययन है, वो एग्रीकल्चर में अभी भी हम अपनी पोटेंशियल का 30% ही केवल आउटपुट दे पा रहे हैं। हमारे पास 70% और पोटेंशियल है, यानी हम कम से कम इससे कई गुना ज़्यादा, हम 5-7 ना कहें तब भी हम 3-3.5 गुना ज़्यादा हम उत्पादन कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं? अभी जैसा कि अभी सिद्धार्थ जी बता रहे हैं कि जब एक किसान के पास, अगर वो भाई 86% आपके सीमांत किसान हैं, यानी जिनके पास 1 एकड़ 1 हेक्टेयर से लेके 2 हेक्टेयर तक की मैक्सिमम लैंड है, 2 हेक्टेयर होगी ही नहीं, तो उस स्थिति में वो उनके पास निवेश की क्षमता नहीं। नंबर 2, अगर वो कोई चीज ऐसी कमर्शियल क्रॉप या कैश क्रॉप उगाते हैं तो वो खाएंगे कहां से? क्योंकि कमर्शियल क्रॉप पहले बाजार में बेचें, फिर अनाज खरीद करके खाएं, तो उनके पास वो पैसा नहीं होता है। तो दीर्घकालिक प्रक्रिया में निवेश इसलिए आवश्यक है। पूरे देश की अर्थव्यवस्था में आप देखिए, हमारे यहाँ निवेश की जरूरत है, केवल एग्रीकल्चर में नहीं, आप इंफ्रास्ट्रक्चर में, इंडस्ट्री में, लघु उद्यम में, कृषि में, या उसकी सहायक सेवाएं, सब में है। तो ऐसे में जब इस तरह के बिल आ रहे हैं और वहां पर आपके लिए एक पाइपलाइन आपको दी जा रही है इन्वेस्टमेंट के लिए, बाहर से इनफ्लो, अगर ऐसे में रहेगा तो वो स्थानीय स्तर पर कुछ निवेश भी होगा, कुछ फैक्ट्रियां, फूड प्रोसेसिंग के प्लांट आसपास ये सब लगना चाहिए। आप मेगा पार्क, फूड मेगा पार्क की बात होती है, सिद्धार्थ जी जानते हैं, तो वो पार्क तभी सक्सेस हो पाएंगे जब इस प्रकार की ये उत्पादन व्यवस्था कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में आएगी। अगर वो नहीं आती तो वो नहीं सक्सेस। बिल्कुल सिद्धार्थ जी, आप जानेंगे इस बारे में। एक बात और भी महत्वपूर्ण है कि किसी भी क्षेत्र में आप केवल सरकार के भरोसे कि सरकार ही निवेश करेगी तब कुछ होगा। आप देखें कि कृषि में निवेश, निजी निवेश के नाम पे हमारे पास कृषि में अगर आप देखें तो शायद 1% निकालना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो निवेश के लिए अगर आपको निजी क्षेत्र की जरूरत है, निजी क्षेत्र ही आएगा, निवेश करेगा। कृषि में उस तरह से निवेश नहीं हो रहा है। सरकार की सब्सिडीज हैं, सरकार की तरफ से दिए जा रही रियायतें हैं, सहूलियतें हैं। अभी आज ही माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने ऐलान किया है कि अगली किस्त जो किसानों की जा रही है, तो लेकिन सरकार पर आप कितना दबाव डाल सकते हैं? तो जाहिर सी बात है कि कृषि में निवेश की जरूरत है। उस निवेश के बिना कृषि में व्यापक सुधार संभव नहीं है, और उस निवेश का रास्ता तो कहीं ना कहीं से खोलना होगा। और हो सकता है कि वो रास्ते हो सकता है कि शुरू में वो शुगर कोटेड नहीं, नीम कोटेड आपको लगे, जो थोड़े कड़वे लग सकते हैं। उसको लेकर ढेर सारी समस्याएं पहले भी रही है खाद को लेकर, लेकिन नीम कोटेड जब आया उसके बाद से खाद की समस्या रही थी तो एकदम खत्म हो गई। अगर अपने प्रदेश विदेश की बात करते हैं, कितनी लंबी लाइनें लगती थी। तो बदलाव की समय के साथ बहुत ही ज्यादा जरूरत है। और अगर हम बात करें, कुछ वस्तुओं को सरकार ने कहा है अब आवश्यक सेवा वस्तु अधिनियम से हटाया है, तो उन सब चीजों में किस तरीके से देखते हैं आप कि अब उपज का उनको असली मूल्य, अच्छा मूल्य मिल पाएगा? हाँ, देखिए, जब वो भी कहा गया असाधारण परिस्थितियों में जब कोई चीज प्रतिबंधित होती है तो आप खुली बाजार में प्रतियोगिता नहीं करते हैं, तब तो आपको वहीं बेचना पड़ेगा जो सरकारी क्रय केंद्र है या मंडी है। लेकिन अब अगर वो नियंत्रण मुक्त कर दी गई हैं तो इसका मतलब है वो खुली बाजार में क्रय और विक्रय के लिए मुक्त कर दी गई हैं। तो ये किसान के लिए तो एक बिग अपॉर्चुनिटी है कि आप चाहें जैसे। और एक चीज जरूर होगी, किसान को अपनी परचेजिंग पावर, उसको जो सौदेबाजी
सौदेबाजी की क्षमता है, बिल्कुल उसको डेवलप करना बिल्कुल पड़ेगा। उसे जागरूक रहना जागरूक पड़ेगा और रहना आने वाले पड़ेगा। समय में किसानों का हित होता रहे, हम लोगों की यही कामना है। इस महत्वपूर्ण चर्चा में आप लोगों ने चर्चा में भाग लिया, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत आभार। तो आज के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। समाचार वाचक नहीं है।